सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे कि बाबा साहब उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या खुलासा करते हैं। बाबा साहब के पास कुछ खत आए हुए हैं जो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री के बारे में है। आज उसका खुलासा होने वाला है। साथ साथ कई लीडर्स हैं उस समय, चाहे हम विनोबा भावे की बात करें, जिनके बारे में बाबा साहब यहाँ पर बहुत कुछ ओपनली बताते हैं। मोरारजी देसाई के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ ही साथ बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमने जो नया संविधान बनाया है, सावधानी पूर्वक अगर उसे लागू नहीं किया गया तो उस देश का विनाश होगा, विनाश। और क्या कुछ कहते हैं, ये 15 अक्टूबर 1956 का भाषण बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सीधे अंबेडकर संदेश में हम आपको बता दें, आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को बिना विलंब से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाबा साहब कहते हैं उनकी नीति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मेरे पास कुछ खत आए हुए हैं, उन खतों का मजमून तो प्रधानमंत्री के बारे में है। खत लिखने वाली महाराष्ट्रीयन महिला है। बड़े शर्म की बात है, उसने खत में तो नेहरू का जिक्र करते हुए हमारे वो कहते हुए कहा है कि वे ये करेंगे वो करेंगे आदि आदि। मैं कैबिनेट में था तब मुझे बड़ौदा की एक महिला के खत आते थे। उसमें मुझे भाऊजी अर्थात देवर या जेठ कहती थी। जवाहरलाल नेहरू को शायद वो अपना पति मानती थी। 2-3 खत मैंने जला दिए। ये खत रखा। मेरे इस्तीफा देने के बाद नेहरू द्वारा मुझे जो पार्टी दी उसमें नेहरू अजीब लोगों के साथ घुल मिल रहे थे। ये देखकर मैंने उनकी कोट की बाजू को खींचकर उनका ध्यान अपनी तरफ किया और अपने पास का खत उन्हें दिखाया। तो खत दिखाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये दिखाने से पहले हम आपको बता दें, आज का अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 467 से 470 तक आज का अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। आइए आगे देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि तब उन्होंने कहा कि ऐसे बेकार के खत मेरे पास हजारों में आते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कीजिए, मालवणकर से पूछिए। ये कैसा जवाब हुआ? बड़ौदा की महिला तुम्हारा नाम बदनाम कर रही है। यही मैं उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के हजारों खत आते हैं, इसे क्या अपने चरित्र के बारे में जागरूकता कहें? इन सभी बातों पर आपको अच्छी तरह सोचना होगा। पार्लियामेंट जाने वाली महिलाएं इस प्रकार बहकी हुई होंगी तो उन्हें वहां जाने देने के पीछे कांग्रेस का क्या प्रयोजन है? सम्मानित साथियों, ये जो जवाब बाबा साहब ने दिया है, कल के अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि बाबा साहब इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक तरह से 192 सीटें रिजर्व की कि 192 सीटों पर महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस संबंध में बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट विचार यहाँ रखे। और कुछ महिलाएं जो पार्लियामेंट में थीं, उनके खत जो बाबा साहब के पास आ रहे थे और जिससे बाबा साहब ने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया, यूँ कहें कि प्रमाणों के साथ में, तो उससे ये कहा जा सकता है कि महिलाएं उन परिस्थितियों में पार्लियामेंट में काम करने में सक्षम नहीं थी, ये हम कह सकते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति का एक और उदाहरण लीजिए। हमारे मुंबई राज्य के मोरारजी देसाई कहते हैं कि मुझे निर्विरोध चुनिए और किसे मंत्री लेना है मैं तय करूंगा। एक बार चुनने के बाद मेरे कामकाज में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब इसे क्या कहेंगे, आप ही तय कीजिए।
कल मान लीजिए कि मोरारजी देसाई को चुना गया और वे अगर अपने मंत्रिमंडल में किसी कुत्ते को नियुक्त करें, तब भी किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, यही उनके कहने का मतलब हुआ। इंग्लैंड की प्रशासन पद्धति हमने अपनाई है, तो उसमें ये क्या चल रहा है? उस जगह सत्ता पक्ष के सदस्य पार्लियामेंट में पहली पंक्ति में बैठते हैं। उनकी अनुमति से ये बातें तय की जाती हैं। किसी को एक बार चुने जाने के बाद और उसमें कोई दखल नहीं देगा, ऐसा वहाँ कोई किसी से नहीं कहता और ऐसा कहना माना भी नहीं जाएगा। लेकिन मोरारजी भाई जैसे लोगों का कहना है कि वे जो कहेंगे वही होगा। कल मोरारजी मरे तो क्या उनकी जगह खाली रखी जाएगी? पहले विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। जर्मनी में हिटलर की तानाशाही थी, उसके अकेले की मर्जी के अनुसार उसे प्रशासन चलाना था। मोरारजी कहाँ कुछ अलग कह रहे हैं? ऐसे अजीब वाक्य इसी देश में और कांग्रेस के जरिए ही हो सकते हैं। कई लोग इसके क्या भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे इसके बारे में जानते तक नहीं है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार की सुएज नहर के बारे में नेहरू की नीति की बात लीजिए। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने उस नहर का राष्ट्रीयकरण किया है। उसका समर्थन कर नेहरू ने अपरिपक्वता का परिचय प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि दुनिया का व्यापार जिस नहर के मार्ग से होने वाला यातायात पर निर्भर करता है, उसे किसी एक राष्ट्र के नियंत्रण में होना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में होना चाहिए। भारत का बहुत बड़ा व्यापार इसी नहर के रास्ते होता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इसीलिए सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कीजिए, ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन अगर नासिर ने भारत के पानी के जहाज़ों की नहर से आवाजाही पर रोक लगा दी तो सोचिए हमारी विकास योजना का क्या होगा। आज नासिर आपका दोस्त है, कल अगर वह नहर से हमारा यातायात बंद कर दे तो हमारा क्या होगा? इस देश में भक्ति योग बहुत जड़े जमा चुका है। भारत का संविधान तैयार होने के बाद इस बारे में पार्लियामेंट में आखिरी बार मैंने भाषण दिया था, जिसे मैंने इसकी मीमांसा की थी। राजनीति में भक्ति को भक्ति पूजा का रूप प्राप्त होता है, इससे तानाशाही के निर्माण होने का डर होता है। इसीलिए उस वक्त मैंने इशारा किया था कि हमें बहुत अधिक जागरूक रहना होगा। चमत्कार भरी बातों को गैर जरूरी महत्व दिया जाता है। गटर का पानी पीने वालों को गटर में ही ब्रह्म दिखाई देता है, उसी को महासाधु कहा जाता है। हमारे देश में ऐसी पूर्व परंपरा चली आ रही है। जमीन के टुकड़े इकट्ठे करता है, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करता है। क्या है उसका नाम? श्रोताओं में से आवाज आती है, विनोबा भावे। हाँ, वही विनया। क्या इकट्ठा किया है उसने? एक तरफ नाक बहती है और वह भाषण देता है। देश की राजनीति से उसका क्या ताल्लुक है? पार्लियामेंट किस लिए है? उसके लिए पार्लियामेंट क्यों नहीं कर देते? ये आदमी जगह जगह घूमकर भूदान के लिए जमीनें इकट्ठा कर रहा है। अगर इतना ही उनका कौतुक हो तो लोग उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? विनोबा भावे प्रधानमंत्री बने और देश का जमीनों से संबंधित सवाल हल करें, वरना ये बेकार में लड़ाई करवाना छोड़ दें। असल में ये न कांग्रेस का न विनोबा भावे का काम है। ऐसा हो गया है इस देश में, बाबाओं के पीछे लोग पागल हैं। किसी देश ने कुछ विचित्र किया हो तो वह चमत्कारी पुरुष बन जाता है, लेकिन अगर किसी ने साफ कपड़े पहने, पीने के लिए साफ पानी चाहिए कहा तो उसे घमंडी कहा जाता है। ये देश ऐसी अजीब सोच के बीच फंसा हुआ है। इसलिए आपको जागरूक रहकर ऐसे मामलों को रोकना चाहिए। हमने नया संविधान बनाया है, इस नए तरीके के बारे में हमें तजुर्बा नहीं है। बेहद सावधानी पूर्वक अगर उसे लागू नहीं किया गया तो इस देश का विनाश होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। केवल सफेद टोपियों से काम नहीं चलेगा। पूरे राष्ट्र को बैठकर राजनीति का अध्ययन करना होगा। ऐसा नहीं किया
ऐसा नहीं कि केवल जवाहरलाल नेहरू को ही अकल मिली है, जवाहरलाल से अधिक बुद्धिमान बहुत लोग हैं। मैं 5 सालों तक कैबिनेट में था, मुझे 5 सालों तक का अनुभव प्राप्त है। अब मेरे देखने लायक बाकी कुछ नहीं बचा है। हफ्ते में एक बार मैं कांग्रेस की बैठक में उपस्थित रहा करता था। जवाहरलाल को अच्छे जांच कर देखा है मैंने। उनका सिर बस पोले कद्दू की तरह है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। उनका सिर बस पोले कद्दू की तरह है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू की नाक सीधी है, रंग सुंदर गोरा है, इसलिए उनका महत्व तो अधिक होता तो बात अलग है। लेकिन शारदा नाटक में बताए गए अनुसार ऐसा व्यक्ति लड़की को अच्छा वर चाहिए के लिए सुयोग्य हो सकता है, लेकिन नेता को बुद्धिमान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, देश का कार्य करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन आपको तो वही चाहिए ना। बात विषय से हटकर हो रही है। ऐसा अगर किसी को लगे तो मुझे माफ़ करें। आप हो सकता है मुझे वोट ना दें, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस देश की जातिगत राजनीति में हमारी कोई जगह नहीं है। राजनीतिक के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, ऐसा हमारा हाल है। जीवन के 5 साल मैंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुजारे और 10 साल केंद्रीय विधिमंडल में सदस्य बनकर रहा हूं। अब मेरे देखने लायक कुछ भी नहीं बचा है। मेरी संतुष्टि हो चुकी। राष्ट्र की हानि न हो इसलिए मैं ये सब करता हूं। आज कांग्रेस सत्ताधारी है, आगे वह उसी प्रकार सत्ता में रही तो इस देश में आग लगे बगैर नहीं रहेगी। इस देश का जलना तय है। आखिर स्थायी समिति के अध्यक्ष आयुष्मान चौधरी ने धन्यवाद किया। आभार व्यक्त करते हुए आयुष्मान चौधरी ने कहा, कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे क्या क्या और कैसी कैसी बातें चलती हैं, कांग्रेस कैसे तानाशाही की ओर बढ़ रही है, इसके बारे में हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण से यकीन हो चला है। इसका विरोध करने के लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देश कार्य करने के लिए दीर्घायु का लाभ हो, ऐसी मैं कारपोरेशन की ओर से प्रार्थना कर धन्यवाद अर्पित करने का ये कार्यक्रम संपन्न करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का प्रश्न है कि यदि बाबा साहब कहते हैं यदि भारतीय संविधान को, जो संविधान नया संविधान बनाया बाबा साहब ने, उसको बेहद सावधानी पूर्वक नहीं लागू किया गया तो क्या कुछ देश में हो सकता है, देश के सामने कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, ये आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब ने स्वयं बताया है। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश में ये पूछे गए प्रश्न का जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया, इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामना करते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। इस अम्बेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली, एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का एवं उनके सभी अनुषांगिक संगठन एवं सम्मानित पदाधिकारीगण। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।